हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियोज़ में हमने एसी फंडामेंटल्स, इसके साथ ही आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट और सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस इत्यादि कई सारे टॉपिक्स को देखा। आज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। अब आज से जो भी यूनिट हमारी आएंगी आगे, ये जो वीडियो आएंगे वो सब सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, आरसीसी, सीमेंट, फाउंडेशन, ये सारी बातें क्या होती हैं और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सब हम इस आगे के वीडियो में देखेंगे। तो आज हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। ठीक है, अब हम इस टॉपिक में आगे प्रोसीड करें उससे पहले ज़रूरी है मटेरियल्स क्या होते हैं ये जान लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मटेरियल्स यानी पदार्थ, तो ऐसी एंटिटी जिसमें मैटर यानी द्रव्यमान होता है। ठीक है, और जो स्थान घेरते हैं मटेरियल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब निर्माण मटेरियल्स की बात करें अगर, तो वह सारे मटेरियल जिनका उपयोग हम कंस्ट्रक्शन कार्यों में करते हैं वो निर्माण मटेरियल यानी कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहे जा सकते हैं। ठीक है, या कहे जाते हैं ऐसे मटेरियल्स जिनका उपयोग कंस्ट्रक्शन के कार्यों में यानी रचनात्मक कार्यों में या निर्माण कार्य, बेसिकली निर्माण कार्य के लिए उपयोग होता है, उसे हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स या निर्माण सामग्री कहते हैं। वैसे तो इस धरती की सतह पर बहुत सारे प्रकार के पदार्थ उपलब्ध हैं। ठीक है, जैसे कि मिट्टी, बालू, पत्थर, लकड़ी, चट्टानें, पत्तियां, घास इत्यादि जो प्राचीन काल से भवन निर्माण के काम में आ रहे होंगे। हो सकता है आप लोगों को ये सोच के थोड़ा अचंभा हो रहा हो कि घास का कैसे काम। तो जानते हैं कि गांव में जो छप्पर इत्यादि होते हैं वो पहले फूस के ही तो बने होते हैं। तो इस पृथ्वी पर उपलब्ध बहुत सारे प्रकार के पदार्थों का उपयोग प्राचीन समय से ही कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में होता रहा है। शुरू में जब इंसान पेड़ों से उतर करके ज़मीन पे आया तो वो अपने आप को छुपाने के लिए पत्तों, घासों, इन्हीं का तो उपयोग करता होगा। ठीक है, तब उसे एक शेड मिला होगा, छाया मिली होगी। उसके बाद धीरे धीरे जब उसे थोड़ा और समझ में आया होगा, उसकी समझ विकसित हुई होगी, तो फिर उसने मिट्टी के दीवारों से, मिट्टी से बना करके थोड़ी सी एक अस्थाई दीवार बनाने की कोशिश की होगी। उसके बाद उस पर फिर आगे नए नए संशोधन होते चले गए, मिट्टी के तमाम खफरेल इत्यादि बने और फिर अपने आशियाने को बदलता चला गया और उस आशियाने के बदलने के क्रम में उसे बनाने के मटेरियल्स भी बदलते गए। हालांकि जो बेसिक एलिमेंट्स थे उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। जैसे मिट्टी का वो पहले भी इस्तेमाल करता था, आज भी इस्तेमाल करता है। पहले कच्ची मिट्टी का इस्तेमाल होता था, आज उसे पका करके ईंटों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा वो पहले लकड़ी इन सब का उपयोग करता था, आज भी टिम्बर्स के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल होता है। तो धरती पर पाए जाने वाले जितने भी प्राकृतिक पदार्थ हैं, ठीक है, इन सभी का उपयोग भवन निर्माण या फिर बिल्डिंग्स के बनाने में काम आते हैं और इन सब पदार्थों को हम निर्माण सामग्री कहते हैं। इसके अलावा जब वर्तमान में लगातार निर्माण सामग्री की मांग और बढ़ रही है, ठीक है, तो प्राकृतिक सामग्री के कमी के कारण हमें कृत्रिम या मानव निर्मित पदार्थ की भी आवश्यकता पड़ने लगी है, जैसे कि सीमेंट, इस्पात, कांच इत्यादि। ठीक है, क्योंकि जो नेचुरल मटेरियल्स थे, प्राकृतिक संसाधन, उनकी उपलब्धता ठीक नहीं थी ज़्यादा, या फिर उनकी जो इम्प्रूव्ड कंडीशंस में प्रॉपर्टीज़ थी वो हमारे प्रेजेंट रिक्वायरमेंट के अनुसार फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी। तो उनको रिफाइनमेंट फॉर्म में रखा गया। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि कच्ची मिट्टी के स्थान पर पकी हुई ईंटों का निर्माण करना, ऑब्वियस सी बात है, ये जो पकी हुई ईंट है वो कच्ची मिट्टी की बनी हुई दीवार से ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगी। ठीक है, तो ये सब कई कारण थे जिसकी वजह से हमें कुछ आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में सोचना पड़ा। ठीक है, अब ये जितने भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं उसको हम इनकी नेचर के आधार पर यानी इनकी प्रकृति के आधार पर
कई वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे कि ठोस मटेरियल्स, ठीक है। अब ठोस मटेरियल्स तो आप जानते ही हैं कि जिनका आकार आयतन सब निश्चित होता है वो ठोस कहे जाते हैं, जैसे कि पत्थर हो गया, ईंट हो गया, लकड़ियाँ हो गई, लोहे हो गए, इस्पात हो गए इत्यादि। उसके बाद है अभिलांग सामग्री, जिसे सीमेंटिंग मटेरियल्स कह सकते हैं। तो ये वे मटेरियल्स होते हैं जो बंधक के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात दो को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि चूना हो गया। पहले चिनाई का काम चूने के द्वारा होता था, लेकिन अब आज चूने से चुनाई का कार्य थोड़ा क्या लगभग समाप्त होता जा रहा है। उसके स्थान पर सीमेंट आ गए, क्योंकि चूने को चिनाई के लिए तैयार करने में थोड़ा सा प्रोसेसिंग करनी पड़ती थी, और यहाँ सीमेंट को फैक्ट्रियों से बनाने के बाद सीधा आसानी से उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए सीमेंट ने चूने को रिप्लेस किया है। हालांकि कई क्षेत्र जैसे कि राजस्थान इत्यादि के जो एरिया हैं, वहाँ कन्वेंशनली जब लोग घर बनाते हैं तो चूने का ही इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। इसके अलावा सीमेंट, मृत्तिका यानी मिट्टी। आपने देखा होगा कई सारे मकान जो ईंटों के तो बने हैं पर उनकी चिनाई मिट्टी से की गई है। तो चाहे चूना हो या सीमेंट हो या मिट्टी हो, जिसे मृत्तिका कहते हैं, ये सब अभिलौक सामग्री यानी कि सीमेंटिंग का काम करते हैं, अर्थात जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। और एक और प्रकार का है जिसे हम कह सकते हैं संरक्षित सामग्री। संरक्षित सामग्री का मतलब है कि जो हमारा घर बन चुका है, जो इसमें प्लास्टर्स लगे हैं, ईंटें लगी हैं, ये डायरेक्टली ओपन एटमॉस्फेयर में है, अर्थात एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से इनमें धीरे धीरे इरोड यानी कि डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। तो इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस से इनको बचाने के लिए इसमें हम पेंट और वार्निश जैसे मटेरियल्स का इस्तेमाल करके इन प्लास्टर्स इत्यादि के लाइफ को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारे कंस्ट्रक्शंस मटेरियल हैं, बेसिकली हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें एक है हमारा ठोस मटेरियल, और फिर दूसरा था सीमेंटिंग मटेरियल्स, और तीसरा है प्रोटेक्टिव मटेरियल्स। तो पेंट, वार्निश या वाइट पुट्टी आपने सुना होगा, ये सब किस में आते हैं? प्रोटेक्टिव मटेरियल्स में ही आते हैं, ठीक है। अर्थात रक्षात्मक सामग्री जो हमारे घरों की दीवारों की रक्षा करते हैं, किससे? एटमॉस्फेरिक या क्लाइमेटिक कंडीशंस से, ठीक है। अब हमारे पास ये जो निर्माण सामग्रियां हैं, इनके कार्य क्या हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, तो ये देखते हैं। सबसे पहला है मिट्टी यानी सॉइल्स। तो आप जानते हैं कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो जब बड़ी बड़ी चट्टानें आपस में टूटती हैं तो छोटे चट्टानों के रूप में बदलती हैं, और फिर उनका लगातार डिसइंटीग्रेशन होता है यानी अपक्षय होता चला जाता है, और फिर डिकम्पोजिशन होता है यानी और छोटे पार्ट्स में बदलते जाते हैं। इससे मिट्टी का निर्माण होता है, और ये मिट्टी वायु, जल प्रवाह, मनुष्य अथवा पशुओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। मृत्तिका जिसे क्ले कहते हैं, ठीक है, यानी चिकनी मिट्टी कह सकते हैं, जो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं। उसके बाद बालू यानी सैंड जिसे कहते हैं, फिर सिल्ट आती है। अच्छा, सिल्ट में बालू और चिकनी मिट्टी का मिक्सचर होता है मेनली। ग्रेवल ये गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ के रूप में होता है, और मृदा सॉइल, ठीक है, जिसे आप सामान्य रूप में देखते हैं। उसके अलावा दूसरा है हमारा पत्थर, स्टोन, ठीक है। बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा छतों में इसका स्टोन्स का उपयोग कर देते हैं, स्टोन पट्टियों का, ठीक है। तो पत्थर चट्टानों के खनन से प्राप्त किए जाते हैं, फिर इनको बाद में आकार के अनुसार तराशा जाता है, ठीक है। और निर्माण संरचनाओं में मुख्यतः बलुआ पत्थर, ये जो लाल कलर के मेनली पाए जाते हैं, ठीक है, या और डार्क ब्राउन ऐसे कलर में हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा चूना पत्थर, ग्रेनाइट, मार्बल, इससे तो आप सब जानते होंगे मार्बल को, स्लेट आदि का प्रयोग किया जाता है घरों के निर्माण में, ठीक है। इसके अलावा इमारती चूना यानी लाइम, और चूना पत्थर को भट्टी में जलाकर, ठीक है, किसी चीज़ को वायु में की उपस्थिति में जलाना निस्तापन कहलाता है, और वायु की अनुपस्थिति में जलाना जारण कहलाता है। तो चूना पत्थर को भट्टी में पहले उसे तपाया जाता है, उसके बाद उसे पीसकर इमारती चूना बनाया जाता है, और ये प्लास्टर, चिनाई या फिर चूना कंक्रीट बनाने में काम आता है, ठीक है। इसके अलावा है सीमेंट। तो ये चूना तथा मिट्टी जैसे पदार्थों को उपयुक्त अनुपात में मिलाकर, ठीक है, भट्टी में पकाकर और फिर उसे पकने पर
जो छोटे छोटे क्लिंकर के रूप में बन जाते हैं, कंकड़ के रूप में, उसे पीस कर सीमेंट का रूप दिया जाता है। ठीक है, और आजकल भवन निर्माण में इसका व्यापक स्तर पर प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद है ईंट एवं टाइलें। अगर इनकी बात करें तो ईंट एवं टाइलें, तो इसके लिए हम उपयुक्त सांचों में ढालकर, सुखाकर और भट्ठे में पकाकर ईंट अथवा टाइलें बनाई जाती हैं। ठीक है, और इसके लिए हमारी जो मिट्टी होती है उसे पहले तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से उपयुक्त, ठीक है, जो सूटेबल हो, उपयुक्त मृदा को सांचों में ढालकर, सुखाकर और भट्ठे में पकाकर ईंटें अथवा टाइलें तैयार की जाती हैं। ईंटों के द्वारा दीवारें, छत इत्यादि बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा रोड पर जो खड़ंजे लगते हैं वो भी ईंटों, हालांकि उनमें तो अब सीमेंट की ईंटें लगने लगी हैं, लेकिन पहले ये जो मिट्टी की ईंटें थीं इनके द्वारा खड़ंजों का इस्तेमाल बनाया जाता था। इसके अलावा कंक्रीट नेक्स्ट है हमारा। तो कंक्रीट भी एक प्रकार का हमारा सीमेंटिंग मटेरियल है, जो चूना या सीमेंट में महीन मिला करके, बालू या फिर सूखी रेत और फिर मोटा मिला हुआ यानी कोर्स एग्रीगेट जैसे कि ईंट की रोड़ी, गिट्टी और पानी के मिश्रण को मिला करके कंक्रीट बनाया जाता है। तो कंक्रीट अगर देखें बेसिकली तो इसमें होता क्या है, तो एक तो बंधक पदार्थ होता है यानी सीमेंटिंग मटेरियल। अब सीमेंटिंग मटेरियल्स के रूप में चाहे सीमेंट का इस्तेमाल करें या चूने का। इसके अलावा इसमें कुछ बारीक मटेरियल जैसे कि बालू या फिर मोरंग इत्यादि मिलाए जाते हैं। उसके अलावा कुछ और बड़े मिक्सचर पदार्थ जैसे कि ईंटों या फिर रोड़ी, गिट्टी को और पानी को आपस में मिला करके कंक्रीट को तैयार किया जाता है। कंक्रीट के द्वारा छतों, कॉलम्स, नींव या फिर बीम इत्यादि के निर्माण में काम आता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखो जब छतों की ढलाई की जाती है तो इन्हीं कंक्रीट के द्वारा छतों का निर्माण होता है, जिसमें सीमेंट या फिर चूना, इसके अलावा मोरंग, बालू, इसके अलावा रोड़ी, बजरी, ठीक है, गिट्टी या फिर ईंट के छोटे छोटे टुकड़े, इन सबको मिला करके कंक्रीट का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास बालू यानी सैंड। ये बलुआ पत्थर के बेघटन पर मिलता है। ठीक है, बालू चिनाई मसाला या फिर कंक्रीट बनाने में उपयोग आता है। गिट्टी, रोड़ी, तो ये पत्थरों व अन्य पकी हुई ईंटों के छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ करके आपस में बनाया जाता है। और कंक्रीट सड़कें, रेल मार्ग इत्यादि बनाने में काम आती हैं। ठीक है, पत्थर की गिट्टी 12 mm से 65 mm और ईंट की रोड़ी 20 mm से 40 mm के माप में तोड़ी जाती है। यानी ये जो गिट्टी और रोड़ी तैयार की जाती है उसकी भी अपनी डायमेंशंस हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो पत्थर की गिट्टियाँ होती हैं ये 12 mm से 65 mm के माप की होती हैं, और जो ईंट की रोड़ी है ये 20 से 40 mm के माप में होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है टिम्बर यानी कास्ट। तो आप जानते हैं ये पेड़ों से प्राप्त होते हैं। इनका उपयोग दरवाजे, खिड़कियों, चौखट इत्यादि को बनाने में होता है। ठीक है, मुख्य प्रकार की लकड़ियों के नाम है टीक, शीशम, देवदार इत्यादि। ठीक है, उसके बाद कुछ अन्य पदार्थ हैं, मिसलेनियस पदार्थ जैसे कहते हैं, जैसे लौह, अलोह, जैसे लोहे का काम होता है, ग्रिल्स इत्यादि। ठीक है, कांच, प्लास्टिक, बिटुमिन, थर्मोकोल, पेंट, ये सब मटेरियल्स हैं जो कि हमारे भवन के निर्माण में काम आते हैं। अब है भवन निर्माण सामग्री या जो निर्माण सामग्री, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी भौतिक गुण इनके क्या क्या हैं ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है डेंसिटी यानी घनत्व। तो घनत्व जानते हैं कि द्रव्यमान और वॉल्यूम के अनुपात को क्या कह देते हैं, घनत्व कह देते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला आपको पता है, रो इक्वल्स टू डेंसिटी अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम। ये क्या होता है, घनत्व यानी डेंसिटी कही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ मुख्य निर्माण सामग्री की डेंसिटीज निम्नलिखित हैं, इस रेंज में होनी चाहिए। तो इसमें पकी ईंट की डेंसिटी 1600 से 1920 kg पर मीटर क्यूब होती है डेंसिटी। ठीक है, 1600 से 1920 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और जबकि वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये इससे ज़्यादा है ईंट की। उसके बाद है बालू यानी सैंड, इसकी 1540 से 1600 kg पर मीटर क्यूब। संगमरमर, इसकी और ज़्यादा होती है 2560 से लेकर 2720 kg पर मीटर क्यूब।
लकड़ी की डेंसिटी कम होगी नो डाउट 560 kg पर मीटर क्यूब से, क्योंकि आपने देखा है लकड़ी पानी के ऊपर तैरती रहती है, तो इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से भी कम होगी। उसके बाद है इस्पात। इस्पात की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है जो है 7850 kg पर मीटर क्यूब। तो इन डेंसिटीज़ को एक बार आप ध्यान से देख लें, हो सकता है आपसे वाइवा या फिर कहीं और इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ईंट की डेंसिटी बताइए तो आप कह सकते हैं 1600 से 1950 kg पर मीटर क्यूब के आसपास। बालू 1540 से लेकर के 1600 के आसपास, और संगमरमर 2560 से लेकर के 2700 के आसपास, और प्रकाष्ठ यानी लकड़ी 560, और इस्पात 7850। तो जो रेंज वाली वैल्यूज़ हैं इसमें अगर 10-20 कम ज़्यादा हो जाता है तो चल जाएगा। ठीक है, बाकी जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं जैसे इस्पात, तो इसको 7850 आपको याद रखना होगा, लकड़ी का 560 याद रखना होगा, वाटर का 1000 याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है हमारे पास वाटर एब्जॉर्प्शन यानी पानी अवशोषण की क्षमता। तो किसी पदार्थ के जल सोखने की क्षमता को उसकी जल अवशोषण क्षमता कह देते हैं। बहुत सिंपल डिफिनीशन है, नाम से क्लियर है। ठीक है, किसी पदार्थ के जल को अवशोषण करने की क्षमता जल अवशोषण कह दिया जाता है। यह शुष्क सामग्री के भार या आयतन के प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, यानी जब वो ड्राई अवस्था में होती है उसके वेट या फिर आयतन के पदों में व्यक्त किया जाता है। तो जल अवशोषण किया जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा WW/WS, यानी पदार्थ का अवशोषित पानी पर भार, यानी जब पदार्थ ने पानी को अवशोषित कर लिया है उस समय भार क्या होगा, और पदार्थ का शुष्क अवस्था में भार क्या है जब उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। दोनों के अनुपात को क्या कह देते हैं, जल अवशोषण। ठीक है, इससे निकाल लेते हैं। तो जल अवशोषण बराबर आ जाएगा पदार्थ का पानी के अवशोषण की अवस्था में भार यानी WW। ठीक है, वेट इन वेट कंडीशन। ठीक है, और दूसरा WS वेट इन ड्राई कंडीशन, जिसे शुष्क अवस्था में कह देते हैं। अब एक उत्तम भवन निर्माण पत्थर की जल अवशोषण क्षमता 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो हमारी बेस्ट क्वालिटी के स्टोन्स हैं भवन निर्माण के लिए उनमें 5% से अधिक जल अवशोषण क्षमता नहीं होनी चाहिए, और अच्छी क्वालिटी की ईंट के लिए ये वैल्यू 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये टेस्टिंग आप लोग अपने घर पर भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई ईंट लेकर के जो बिल्कुल भट्ठे से निकल के आई हो, ठीक है, उसमें पहले एटमॉस्फेयर में ना आई हो डायरेक्टली, जो भट्ठे से निकल के आई उसका वेट लीजिए, और उसके बाद उस ईंट को पानी में डुबो करके उसका अवशोषण देख सकते हैं, और फिर बैठ करके इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो कहते हैं एक अच्छी प्रकार की ईंट के लिए 20% से ज़्यादा ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अग्नि प्रतिरोधकता यानी फायर रेजिस्टेंस। किसी पदार्थ की उच्च तापमान बिना विकृति के बने रहने की क्षमता को क्या कहते हैं, अग्नि प्रतिरोधकता। यानी कोई पदार्थ है, कोई मटेरियल है, और वो बिना उसमें कोई विकृति किए हुए, अर्थात बिना उसका विकार किए हुए, यानी उसका कोई आकार परिवर्तन ना हो और उस टेम्परेचर पर वो पदार्थ बनी रहे, तो उसे कहते हैं फायर रेजिस्टेंस यानी अग्नि प्रतिरोधकता। ठीक है, नेक्स्ट है ऊष्मा चालकता। तो किसी पदार्थ से ऊष्मा के परिचालन को उसकी ऊष्मा चालकता कहते हैं, यानी किसी पदार्थ से होकर जो ऊष्मा ट्रांसफ़र होती है उसी को क्या कह देते हैं, ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता सामग्री की संरचना, संरंध्रता यानी पोरोसिटी और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यानी जो हीट कंडक्टिविटी है ये किसी कंडक्टर की या किसी पदार्थ की संरचना यानी बनी कैसे है, कंस्ट्रक्शन, उसमें होल्स कैसे हैं यानी पोर्स कैसे हैं, तथा किस टेम्परेचर पर रखी है इस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, इसके अलावा बड़े रंध्रों और गीले पदार्थों की ऊष्मा चालकता अधिक होती है, यानी ऐसे पदार्थ जिसमें बड़े बड़े होल्स हैं अंदर, या फिर वो वेट कंडीशन में अर्थात गीली अवस्था में है, तो उसकी हीट कंडक्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। फिर है रासायनिक प्रतिरोध यानी केमिकल रेजिस्टेंस। तो समुद्री जल के कुप्रभाव की रोक, ठीक है, क्षार, अम्लों, गैसों के प्रभाव को प्रतिरोधन की सामग्री की रासायनिक प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, अब जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं या फिर जो समुद्री जल का वाटर है, आप जानते हैं खारा होता है, इसमें तमाम प्रकार के बेस, एसिड इत्यादि या फिर कई सारी गैसें हैं, इनके प्रभाव से, ठीक है, या इनके प्रभाव से बचाने की जो क्षमता है उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक प्रतिरोधन क्षमता। ठीक है, चूना पत्थर, संगमरमर,
क्षीण अम्लों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो जो चूना पत्थर है हमारा है या मार्बल है, ये डाइल्यूट एसिड से आसानी से इफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास निर्माण पदार्थों की यांत्रिक गुणधर्म यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। मटेरियल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली है डक्टिलिटी, ठीक है, जिसे तन्यता कहते हैं। ये पदार्थों का वो गुण है जिसके द्वारा उसे खींचकर लंबा तार बनाया जा सकता है, उसे डक्टिलिटी कहते हैं। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर महीन तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, डक्टिलिटी कहलाता है। जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम इत्यादि। उसके बाद है आघात वर्ध्यता। ये पदार्थ का वो गुण है कि इसे पीट करके इसके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है, फैलाया जा सकता है और ये बिना टूटे हुए फैल जाती है। यानी ऐसे पदार्थ जो हथौड़े की चोट लगने पर पतली परत में बन जाते हैं, आघात वर्धनीयता कही जाती है। ठीक है। इसके जैसे कि सोना, पिटवा लोहा यानी रॉट आयरन, सीसा इत्यादि, ये पदार्थ हथौड़े के प्रहार से फटते या दरारें नहीं आती, बल्कि चोट लगने पर चारों दिशाओं में या चोट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फैल जाते हैं। ठीक है। जैसे चोट हमने ऊपर से लगाई तो ये इस डायरेक्शन में फैलेंगे। ठीक है। उसके अलावा फिर है हार्डनेस यानी कठोरता। तो जिस पदार्थ को आसानी से काटा ना जा सके, स्क्रैच ना किया जा सके, वो कठोर पदार्थ कहलाते हैं। और पदार्थों का यही गुण कठोरता कहलाती है, जैसे हीरा, गन मेटल, कार्बोंडम पत्थर इत्यादि। ठीक है। तो जो कठोर पदार्थ होते हैं उनके सतहों पर निशान डालना, खरोचना या उन्हें घिसना बहुत मुश्किल होता है। नम्यता, इसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो जिन पदार्थों को आसानी से मोड़ा या काटा जा सके उसे नम्य पदार्थ कहते हैं, जैसे प्लास्टिक। फिर है चीमड़पन, जिसे टफनेस कहते हैं। तो वह पदार्थ जो हथौड़े के प्रहार से आसानी से तोड़ा ना जा सके, चीमड़ कहलाते हैं। ठीक है। टफनेस होते हैं यानी उस आघात को आसानी से सह जाते हैं और टूटते नहीं हैं। ठीक है। फिर है भंगुरता यानी ब्रिटलनेस। तो ऐसे पदार्थ जिन पर जरा सा चोट करने पर वो टुकड़ों में बिखर जाते हैं, उनको भंगुर पदार्थ कहते हैं। और पदार्थों के इस गुण को भंगुरता कहते हैं, जैसे कांच, कांसा, ईंट इत्यादि। ये ब्रिटल मटेरियल होते हैं जो कि जरा से चोट पड़ने पर टुकड़ों में बिखर जाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ यांत्रिक गुणधर्म है हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अब नेक्स्ट पॉइंट है, जो है सबसे पहला ईंट। तो ईंट क्या है? आप जानते हैं ईंट एक महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री है जिसका उपयोग दीवारों, फुटपाथों, ठीक है, अन्य छतों इत्यादि के निर्माण में काम होता है। परंपरागत रूप से ईंट शब्द मिट्टी से बना एक इकाई को संदर्भित करता है। ठीक है। लेकिन अब इसे मसाला यानी मैसनरी में रखी गई आयताकार इकाइयों से संबोधित किया जा सकता है। इनसे मनुष्य ने ईंट बनाना सीख लिया है। ठीक है। इसके अलावा ईंट के जो इम्पोर्टेंट संघटक होते हैं, हालांकि ईंट को एक विशेष प्रकार की मिट्टी से बनाई जाती है और ईंट मिट्टी के द्वारा अथवा सीमेंट के द्वारा या फिर उच्चताप सह पदार्थों के द्वारा सांचे में ढालकर, ठीक है, मोल्डिंग करके फिर सुखा करके और उसको पका करके भट्ठे में बनाई जाती है। ईंट काफ़ी कठोर, सामर्थ्यवान तथा टिकाऊ होती है और ईंट का उपयोग अभियांत्रिकी कार्यों में अधिकांशतः भवन निर्माण, सड़क निर्माण इत्यादि में किया जाता है। ठीक है। अब ईंट की मिट्टी के संघटक यानी जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो अच्छी ईंट बनाने के लिए मिट्टी के मुख्य घटक उनका अनुपात इस प्रकार होता है, जैसे कि बालू अथवा सिलिका, ये 30 से 50% की अवस्था में होते हैं मात्रा में। सिल्ट, इसको 20 से 35%, चिकनी मिट्टी या एल्यूमिना 20 से 30%, चूना 2 से 5%, लौह ऑक्साइड 3 से 5%, मैग्नीशिया, सोडियम इत्यादि 1% मिलाया जाता है। और इन संघटकों यानी कंपोनेंट्स का काम क्या है, ज़रा ध्यान से देखें। तो बालू या सिलिका ये ईंट का प्रमुख संघटक है। जो मेन कंपोनेंट है ईंट का वो है बालू या सिलिका, क्योंकि ये 30 से 50% की मात्रा में होते हैं।
और सिलिका के कण ईंट को शक्ति, दृढ़ता और कोने व कोरे का मजबूती प्रदान करता है, यानी जो एजेज और कॉर्नर्स हैं उनको स्ट्रेंथ करती है, मजबूती देती है। सिलिका के कण उच्च तापक्रम पर पिघल जाते हैं और विभिन्न तत्वों को आपस में बांध कर रखते हैं, यानी जो सिलिका है उसके जो पार्टिकल्स हैं हाई टेम्परेचर पर भट्ठे में पिघल करके बाकी एलिमेंट्स में बाइंडिंग का काम करने लगते हैं। ईंट के सूखने पर सिकुड़न को नियंत्रित करते हैं और जल रोधकता में भी वृद्धि करते हैं। ठीक है। इसके अलावा ईंट में बालू की मात्रा आवश्यकता से अधिक होने पर ईंट भंगुर हो जाती है, यानी ब्रिटिल हो जाती है, आसानी से टूट जाती है और इसके किनारे झड़ने लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट था हमारा एल्यूमिना यानी क्ले। तो कहते हैं मिट्टी में सुघट्यता यानी बांधने का गुण एल्यूमिना में आता है। इसमें बंधक गुण होता है और इसके कारण ईंट को इसके घनाभ आकार में आसानी से बनाया जा सकता है। सूखने पर चिकनी मिट्टी कठोर और पकने पर मजबूत हो जाती है, दृढ़ हो जाती है। ठीक है। एल्यूमिना की मात्रा अधिक होने पर ईंट में दरारें पड़ जाती हैं, ईंट टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और एल्यूमिना का अनुपात कम होने पर ईंट की ढलाई में दिक्कत आने लगती है। ठीक है। लौह अयस्क यानी आयरन ऑक्साइड की बात करें तो लौह ऑक्साइड गालक का कार्य करता है। ठीक है। यह कम तापक्रम पर ही मिश्रित चीज़ों को पिघलाने में सहायता करता है, जिससे भट्टे में बहुत उच्च तापक्रम की आवश्यकता नहीं होती है। तो लौह अयस्क ये कार्य करता है कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको लो टेम्परेचर पर ही मेल्ट करके उनमें बॉन्डिंग निर्माण कर देता है। इसके अतिरिक्त ये ईंट को सुंदर चेरी रंग प्रदान करता है, यानी लौह ऑक्साइड की वजह से ही जो ईंट का कलर आता है, ठीक है, वो लौह अयस्क के कारण आता है। इसके अलावा इसकी मात्रा कम होने पर ईंट का रंग हल्का पीलापन लिए होता है और अधिक होने पर यह काला हो जाता है। इस प्रकार इसमें कम अथवा ज़्यादा मात्रा दोनों ही उसकी सुंदरता को प्रभावित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ईंटों का उत्पादन। ईंटों का उत्पादन किस प्रकार करना चाहिए? तो किसी स्थान पर या फिर ईंटों का उत्पादन के लिए स्थान का चयन करना सबसे पहले इम्पोर्टेंट कार्य होता है। तो ईंटों के उत्पादन में कई सारे स्टेप्स हैं जो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है मिट्टी के लिए उपयुक्त स्थल का चुनाव, कि हमें मृदा कहाँ से लेनी है। ईंट की मिट्टी तैयार करना, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक सॉइल। उसके बाद है ईंटों को ढालना, ठीक है, मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स। फिर है ईंटों को सुखाना और उसके बाद है ईंटों को पकाना। तो सबसे पहले हमें साइट का चयन करना है, यानी जहाँ से मिट्टी इत्यादि लेनी है। उसके बाद ईंट की मिट्टी तैयार की जाती है और फिर ईंटों को ढाला जाता है और फिर ईंटों को सुखा करके उसके बाद फिर उसे पकाया जाता है और फाइनली हमारी ईंट तैयार हो जाती है। ठीक है। इन पॉइंट्स को ज़रा डिटेल्स में देखते हैं। पहला है ईंट के उत्पादन के लिए स्थल का चयन। तो ईंटों की मृदा का चयन करने के निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए, यानी कि क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जहां उपयुक्त प्रकार की मिट्टी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। दूसरा, स्थल घनी आबादी से दूर होना चाहिए ताकि धुएं व गैसों से बस्ती में कोई पर्यावरण दूषित ना हो। इसके अलावा स्थल जलमग्न ना हो, लेकिन स्थल के निकट पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा स्थल पक्की सड़क अथवा रेलवे स्टेशन से जुड़ा होना चाहिए। भूमि सस्ती होनी चाहिए और आसानी से उस स्थल पर श्रमिक उपलब्ध हों। इन सारे बातों को ध्यान में रखना चाहिए और इनकी संतुष्टि के बाद मिट्टी की जांच की जानी चाहिए। ठीक है। यानी पहले तो आप सबसे पहले जो साइट का सिलेक्शन है उसके लिए इन बातों का ध्यान रखें, और जब साइट सिलेक्शन हो जाए फिर वहाँ जो मिट्टी है उसकी जांच करें। यानी मिट्टी की जांच कैसे करेंगे, ये इम्पोर्टेंट की बात है। तो इसमें सबसे पहले जिस स्थान पर मिट्टी की हमें जांच करनी होती है वहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे खोदकर उसमें पानी भर लेते हैं। ठीक है। फिर से सुनिए, हमने कहा है ईंटों के उत्पादन के लिए स्थल का चयन, यानी सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर ब्रिक फील्ड, यानी ईंट भट्ठे के लिए हमें स्थल का चयन करना है। तो उसके लिए शर्त क्या है कि क्षेत्र ऐसा हो जो उपयुक्त प्रकार से मिट्टी के उपलब्धता का भंडार हो और स्थल घनी आबादी से दूर हो ताकि धुएं व गैसों से बस्ती में किसी प्रकार का कोई पर्यावरण दूषण ना हो।
इसके अलावा स्थल जलमग्न ना हो, यानी वहाँ बाढ़ ना आती हो, लेकिन उसके निकट पानी की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए, क्योंकि जानते हैं पानी की आवश्यकता पड़ेगी। उसके अलावा स्थल पक्की सड़क अथवा रेलवे स्टेशन से भी जुड़ा होना चाहिए। भूमि सस्ती होनी चाहिए और आसानी से उस स्थल पर श्रमिक उपलब्ध होने चाहिए। उपरोक्त बिंदुओं की संतुष्टि के बाद मिट्टी की जांच की जाती है, जो इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले जिस स्थान पर मिट्टी की जांच करनी है वहाँ छोटे छोटे गड्ढे खोदकर उसमें पानी भर लेना, ठीक है। उसके 2-3 दिन बाद गड्ढों का निरीक्षण करते हैं। यदि गड्ढों में सफ़ेद परत जम गई या सफ़ेद धब्बे पड़ गए तो वो इस बात का द्योतक है कि मिट्टी में रेह अथवा कलर, यानी कि जो बेस हैं वो ज़्यादा हैं। ऐसी मिट्टी ईंट के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं होती है। यदि मिट्टी में क्षारीय लवण नहीं है तो उसमें पानी डालकर उसके गोले बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी जो गड्ढे हमने खोदे थे उसमें पानी भरा था और उसके ऊपर कोई सफ़ेद परत या धब्बे नहीं मिल रहे हैं, तो फिर उस मिट्टी के हम गोले बनाते हैं। इससे उसकी सुघट्यता का पता लगाया जाता है। अब इन गोलों को सूखने के लिए रख देते हैं। सूखने पर गोले फटने नहीं चाहिए, और यदि उन पर बल लगाकर तोड़ने का प्रयत्न करें तो इस बल से मिट्टी की सामर्थ्य का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो जो हमने मिट्टी के गोले बनाए थे इससे उसकी सुघट्यता का पता चलता है, ठीक है, मेलेबिलिटी जिसे कह सकते हैं। और इन गोलों को सूखने के लिए रख देते हैं। अगर इसमें क्रैक नहीं आना चाहिए तो फिर बल लगाकर उसे तोड़कर उसके सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा साइट सिलेक्शन। नेक्स्ट है ईंट के लिए मिट्टी तैयार करना, ठीक है। तो ईंट के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए हमारे पास कई स्टेप्स हैं, जैसे कि मिट्टी की खुदाई करना। सबसे पहले जो हमें जिस मिट्टी के द्वारा ईंट तैयार करनी है उसको पहले खोदना पड़ेगा। फिर ऋतु क्रिया करना यानी वेदरिंग कराना, ठीक है, जिसे अपक्षयण कहते हैं। फिर पानी मिलाना व गूँथना, यानी उसमें पानी डाल करके मिट्टी को गूँथना। तो अब मिट्टी की खुदाई में क्या होगा आप जानते ही हैं कि स्थल का चयन करने के उपरांत वहाँ की सफाई करना आवश्यक है, जिससे घास, पेड़ पौधे, पत्थर इत्यादि को हटा दिया जाए। उसके बाद मिट्टी की खुदाई करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो बेदरिंग है यानी अपक्षयण जिसे कहते हैं, तो खुली हुई मिट्टी के ढेले तोड़ देने के बाद, ठीक है, जो खुदी हुई मिट्टी है उसके ढेले तोड़ देने के बाद थोड़ा पानी मिलाकर छोड़ देते हैं। इसी को अपक्षयण कहते हैं, ठीक है। यानी जो मिट्टी हमने खोदा उसमें बड़े बड़े जो ढेले उनको तोड़ दिया, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ दिया, ठीक है। इस प्रक्रिया से कार्बनिक अशुद्धियों का विघटन यानी डिकम्पोजिशन हो जाता है, यानी जो उसमें हल्के फुल्के जीवाश्म टाइप के पदार्थ होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर है सम्मिश्रण बनाना यानी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या करते हैं, मिट्टी को पूर्णतया तोड़कर आवश्यकता अनुसार बालू तथा पानी मिलाकर अच्छी प्रकार से मिला देते हैं, ठीक है। यानी मिट्टी को पूरी तरह से बारीक किया जाता है, उसके बाद उसमें अच्छी प्रकार से बालू तथा पानी मिलाकर तैयार करते हैं और इसी क्रिया को सम्मिश्रण कहते हैं। इस क्रिया से मिट्टी के गुणों को सुधारने की प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। उसके बाद है रोधना, जिसे टेम्पिंग या फिर गूँथना यानी नीडिंग कह देते हैं। अब कहते हैं सम्मिश्रण के पश्चात, यानी जब हमने मिट्टी में बालू और पानी मिला करके उसे तैयार किया तो सम्मिश्रण के पश्चात मिट्टी में निश्चित मात्रा में पानी डालकर समांग यानी होमोजेनियस बनाने की प्रक्रिया को रेंधना या गूँथना कहते हैं। अर्थात उसमें पानी डाल के पूरी तरह से जितने जो मिट्टी है उसको उसका हर पॉइंट पर कंपोजिशन समान किया जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से आटा गूँथते हैं कुछ उसी प्रकार से समझ लीजिए मिट्टी गूँथने का कार्य होता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, या तो फिर इसे जानवरों द्वारा भी कराया जा सकता है, ठीक है। इसे या तो पैरों से करिए, इंसान के पैरों से मनुष्यों द्वारा, या फिर जानवरों द्वारा कराया जाता है। उच्च कोटि के कार्य के लिए या अधिक मात्रा में अगर ईंटों का निर्माण करना है तो इस क्रिया की सहायता की जाती है, जिसे पिग मिल कहते हैं, यानी एक मशीन होती है उसके द्वारा कर सकते हैं। फिर ईंटों की ढलाई, तो तैयार की हुई मिट्टी को ईंटों के आकार में ढालने के लिए जो सांचे हैं, मोल्ड हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है और इस क्रिया को ढलाई कहते हैं, ठीक है। यानी तैयार की हुई मिट्टी को सांचे में ढाल कर उसे बाहर निकाल लेना क्या कहलाता है, ढलाई। सांचे जो मोल्ड्स हैं ये एक आयताकार डिब्बे के जैसे होते हैं जो ऊपर व नीचे से खुला रहता है,
सांचे निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पहला लकड़ी का सांचा। सांचे की लकड़ी उत्तम प्रकार की पूर्ण संशोधित यानी सीजन्ड होनी चाहिए, जिससे सांचा टेढ़ा ना हो पाए। ठीक है। इसके अंदर इस्पात की चादर लगा देनी चाहिए, जिससे ईंटों के किनारे सीधे व ईंट चिकनी बनी रहे। ठीक है। लोहे का सांचा, तो कहते हैं इस्पात के सांचे 8 mm मोटी चद्दर से बनाए जाते हैं। ये अधिक मजबूत होता है तथा लकड़ी के सांचों की अपेक्षा सस्ते पड़ते हैं। ठीक है। जो लोहे के सांचे यानी इस्पात के सांचे ये 8 mm मोटी चद्दर से बने होते हैं और लकड़ी के सांचों की अपेक्षा सस्ते होते हैं, परंतु भारी होने के कारण कम उपयोग किए जाते हैं। बार बार इन्हें उठाना पड़ता है, फिर रखना पड़ता है, जिसकी वजह से ह्यूमन हैज़ार्ड ज़्यादा होता है, यानी लोग टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं। नेक्स्ट है ईंट सूखने तथा पकने के बाद सिकुड़ जाती है, इसलिए सांचे का माप ईंट के माप से 10% अधिक रखना चाहिए। ठीक है। जब हम सांचे का निर्माण करें तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इसकी जो माप है वो 10% ज़्यादा रखना चाहिए। ठीक है। अब जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसमें ईंट का माप 19 × 9 × 9 यानी 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। या यूँ कहें तो 190 mm × 90 mm × 90 mm होता है। तो सांचे का माप 21 × 10 × 10 रखा जा सकता है या 210 × 100 × 100 mm रखा जा सकता है। ये जो यहाँ पर यूनिट दी गई है ये सेंटीमीटर यूनिट है, याद रखना। तो सेंटीमीटर में 19 × 9 × 9 होता है, यानी लंबाई 19, चौड़ाई 9, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। तो इसमें जो सांचा बनेगा उसका माप 10% ज़्यादा रख लेंगे, तो इसके अनुसार से ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर का, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर की, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर की। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक बोर्ड एवं पैलेट बोर्ड। अब ये क्या है? तो जैसे कि ऊपर बताया जा सकता है कि सांचा एक खोखला आयताकार रेक्टेंगुलर डिब्बा होता है, यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ से खुला होता है। इसमें मिट्टी भरने के लिए एक और तख्त रखना पड़ता है, जिसे ही स्टॉक बोर्ड कह देते हैं। ठीक है। यानी जिस बेड के ऊपर, ये मान लीजिए कोई एक बेड है, इसके ऊपर हम सांचे में, इसके ऊपर सांचे को रखकर इसमें मिट्टी भरते हैं, इसी बोर्ड को स्टॉक बोर्ड कह दिया जाता है। ठीक है। इसके मध्य में उठा हुआ भाग होता है, जिस पर भट्ठे वाले अपनी ईंट की पहचान के लिए उल्टे अक्षर अंकित करते हैं। यानी जो स्टॉक बोर्ड है इसी के ऊपर भट्ठे की ईंट का नाम तो इसमें रखते हैं, तो फिर वो ये उभरा हुआ पोर्शन ईंट पर छप जाता है। ठीक है। मिट्टी के दबने के बाद ईंट में गड्ढा बन जाता है, जिसे डिल्ला यानी फोर्ज कह देते हैं। ठीक है। अब पैलेट बोर्ड क्या है? तो सांचे से ढकी हुई मिट्टी को पैलेट बोर्ड पर पलट कर निकाल दी जाती है। ये सॉरी, सांचे में ढली हुई मिट्टी को, ढकी बोल दिया, ढली हुई मिट्टी को पैलेट बोर्ड पर पलट कर निकाल दी जाती है। यह बोर्ड सांचे की मिट्टी माप से बड़ा होता है, इससे इसे आसानी से पकड़कर ईंट सुखाने वाले स्थान पर ले जाया जा सकता है। ईंटों को सुखाना, मतलब ईंटों को ढालने के पश्चात सुखाना अति आवश्यक है। यदि बिना सुखाए ईंटों को पकाया जाएगा तो ईंट टूटने के साथ साथ टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, इसलिए इन्हें पैलेट बोर्ड पर रखकर 40 घंटे तक वातावरण में सुखाते हैं। ठीक है। 40 घंटे तक या 4 घंटे तक। ठीक है। और जब ये सूख जाएंगी, ठीक है, और सूखने के बाद इन्हें वर्षा से भी बचाना पड़ता है। ठीक है। चट्टे में जब 5-6 दिन सूख जाते हैं तो इन्हें पकने के लिए फिर भेज दिया जाता है। ठीक है। अब ढली ईंटों को भट्टी में पकाने से पहले सुखाया जाएगा, क्योंकि ये बिना सुखाए अगर इसे पकाया जाएगा तो ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी और उठाते समय इनमें दरारें पड़ने का भय रहता है। सुखाते समय हमने निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे पहला है, ईंटों को छायादार स्थान पर सुखाना चाहिए। ठीक है। यानी डायरेक्टली हम सन में ओपन नहीं कर देते हैं, वरना तेज़ धूप में इनमें दरारें आ जाती हैं। क्या आ जाएंगी? दरारें आ जाएंगी। ईंटों को सूखने वाले स्थान पर ले जाकर चट्टा बनाते हैं। चट्टा इस तरह बनाना चाहिए ताकि हवा का परिगमन इसमें सुचारू रूप से होता रहे। ठीक है। चट्टे की ऊंचाई 10 ईंट से अधिक नहीं रखनी चाहिए और सूखने के दौरान वर्षा से बचाना चाहिए, क्योंकि संभव है बारिश आ जाए तो जो आपकी ईंटें सूखने के लिए रखी गई हैं
वो पुनः मिट्टी में तब्दील हो जाएंगे अगर उन्हें बारिश से बचाने का प्रयास नहीं किया गया तो। ठीक है। नेक्स्ट है चट्टे में 5-6 दिन ईंट सूख जाने के बाद उन्हें पकने के लिए भेज दिया जाता है। अब ईंटों को पकाने में क्या करते हैं, तो ईंटों को पकाने से वे अधिक कठोर, मजबूत, ठीक है, जल से यानी अवरोधी, ठोस, टिकाऊ व आकर्षक हो जाती हैं। कच्ची ईंटों को पकाने के लिए देसी या विदेशी अनेक प्रकार के भट्ठे, जैसे क्लिन कहते हैं, प्रचलन में हैं। भट्ठे मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, एक है अस्थायी भट्ठे जिसे पजावा कहते हैं, और दूसरे अस्थायी भट्टे जो परमानेंट क्लिन कहे जाते हैं। ठीक है, तो अस्थायी भट्टे को क्या कहते हैं, पजावा, याद रहे ये टर्म, और अस्थायी भट्टे को परमानेंट भट्ठा या परमानेंट क्लिन कह देते हैं। ठीक है, अस्थायी भट्ठा टेम्पोररी क्लिन या पजावा, दूसरा अस्थायी भट्ठा परमानेंट क्लिन। फिर है अनिरंतर यानी जो इंटरमिटेंट क्लिन, यानी जिसमें लगातार ईंटों की सप्लाई नहीं हो पाती, तो इसलिए वे भट्ठे हमेशा चालू नहीं रहते, जब मांग की आवश्यकता होती है यानी जब डिमांड आता है तो चालू होते हैं, उसे कहते हैं अनिरंतर भट्ठा। ठीक है, ये इलाहाबाद क्षेत्र के आसपास ज़्यादा होते थे इसलिए इसे इलाहाबादी भट्ठा भी कह देते हैं। अर्धनिरंतर, ठीक है, जो सेमी कॉन्टीन्यूअस होते हैं। ठीक है, उसके बाद निरंतर, इसे हॉफमैन क्लिन यानी कॉन्टीन्यूअस भट्ठा या हाफमैन क्लिन भी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ भट्ठे के प्रकार हैं। मेनली भट्ठे हमारे 2 प्रकार से, एक अस्थाई जो पजावा कहे जाते हैं, और दूसरा है अस्थाई जो हाफमैन क्लिन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अभी भी हमने जो भी डिस्कशन किया उसका एक सार रूप यानी जो सारांश है वो यहाँ है। सबसे पहले क्या करेंगे, स्थल का चयन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मिट्टी तैयार की जाएगी। मिट्टी तैयार करने में ये स्टेप्स आते हैं, कौन कौन से, पहले उसे डिगिंग करते हैं, खोदते हैं, फिर ढेलों को तोड़कर पानी मिलाकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, जैसे ऋतुकरण कहते हैं या बेदरिंग। उसके बाद इसमें बालू और पानी मिलाकर उसका मिश्रण तैयार किया जाता है, फिर उसे गूँथा जाता है ताकि वो हर प्रपोर्शन में इक्वली अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी उसके जो कंपोनेंट्स हैं, पानी और जो मिला रहे हैं बालू इत्यादि, वो उसके हर प्रत्येक भाग में बराबर मात्रा में फैल जाए, इसे गूँथना कहा जाता है। ये बिल्कुल आटे के गूँथने जैसे कार्य होते हैं। उसके बाद ये जो सम्मिश्रण वाला कार्य था, यानी कि बालू और ये मिलाने वाला कार्य, ये या तो हम श्रमिक द्वारा कर सकते हैं, मजदूर के द्वारा, या फिर मशीन के द्वारा। ठीक है, अब है ईंटों की ढलाई, तीसरा स्टेप आता है। ढलाई के लिए फिर 2 ऑप्शन है, या तो हाथों के द्वारा ढलाई करें या फिर मशीनों के द्वारा ढलाई करें। जो हाथों के द्वारा ढलाई है ये फिर 2 प्रकार से हैं, या तो हम ज़मीन पर ढलाई करें डायरेक्ट ग्राउंड पर, या ढलाई मेज पर ढलाई करें। ठीक है, मशीन द्वारा ढलाई तो ये 2 होगी, या तो ड्राइड मोल्डिंग करें यानी सूखी ढलाई, या फिर गीली ढलाई जिसे वेट मोल्डिंग कहते हैं। और जब ईंटों की ढलाई हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ईंटों को सुखाना। ठीक है, ईंटों को सुखाने के लिए इसमें 2 प्रकार से हैं। एक तो है प्राकृतिक सुखाई, यानी ऐसे एटमॉस्फेयर में रख दिया और वो सूखना शुरू हुआ, या आर्टिफिशियल सुखाई यानी आर्टिफिशियल ड्राइंग। ठीक है, जब ये सूख गई हैं तो अब इनको है पकाना, ईंटों को पकाने का कार्य। तो ईंटों को पकाने का कार्य 2 प्रकार से होता है, या तो अस्थायी भट्ठे में कर देते हैं जिसे पजावा कहते हैं, या फिर अस्थायी भट्ठे में कर सकते हैं, जो फिर आगे 3 प्रकार से। एक तो इलाहाबादी भट्ठा जो कि अनिरंतर भट्ठा होता है, लगातार नहीं चलता, या फिर दूसरा है सेमी कॉन्टीन्यूअस जिसे कहते हैं बुल का खाई नुमा भट्ठा, या तीसरा है निरंतर भट्ठा या कॉन्टीन्यूअस क्लेन जिसे हाफमैन का भट्ठा के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे ईंट के बारे में है। ठीक है, जिसको आपने अच्छे से देखा। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो है ईंटों का वर्गीकरण, ठीक, क्लासिफिकेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ईंटों को सामान्यतः इनके भौतिक गुणों के आधार पर कई पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रथम श्रेणी की ईंट, दूसरा होता है द्वितीय श्रेणी की ईंट, तीसरा है तृतीय श्रेणी की ईंट, चौथा है अतिदग्ध या झामा ईंटें। ठीक है, तो ईंटों को सामान्यतः इनके भौतिक गुणों के आधार पर 4 भागों में बांट देते हैं। फर्स्ट कैटेगरी की ईंट, द्वितीय कैटेगरी की ईंट, तृतीय और चतुर्थ कैटेगरी की ईंट। ठीक है, प्रथम श्रेणी की ईंटें, तो प्रथम श्रेणी की ईंटों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये ईंटें आकार में समान, ठोस व अच्छी पकी हुई होती हैं।
इनके किनारे व कोने तीखे, नुकीले व अस्पष्ट होते हैं। इनका रंग विशिष्ट लाल यानी चेरी कलर का होता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें जल अवशोषण क्षमता कम होती है और अपने भार का 20% से अधिक पानी नहीं सोखती। इनका वजन 3.2 kg के आसपास होता है। ठीक है। इनका संपीड़न सामर्थ्य यानी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होती और यदि इन्हें 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराए जाएं तो ये टूटेंगे नहीं। ठीक है। 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराए जाने पर ये टूटती नहीं है। फिर है सेकंड क्लास ईंटें। तो इनकी सतह एवं फलक कुछ असमान हो सकती हैं यानी थोड़ा सा इसमें वेरिएशन आ जाता है। इनकी संरचना व समांग थोड़ा बहुत दोषमान यानी थोड़ा सा इसमें वेरिएशन आएगा। और इनकी संपीड़न सामर्थ्य यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास हो जाती है। और 24 घंटे पानी में डुबोने पर ये अपने भार का 25% तक पानी सोख लेती हैं। यानी जो द्वितीय श्रेणी की ईंटें हैं ये प्रथम श्रेणी की ईंटों से कम स्टैंडर्ड की हैं। तीसरा है तृतीय श्रेणी की ईंटें। ये रंग में हल्का पीलापन लिए होती हैं, पकी हुई भी कम होती हैं, ये नरम होती हैं और नाखून से उन पर निशान बनाया जा सकता है। ये पानी बहुत अधिक सोखती हैं और आपस में टकराने पर आवाज़ भद्दी आती है यानी एक एक्यूरेट साउंड इसमें नहीं आती जिस प्रकार से फर्स्ट कैटेगरी की ईंटों से आती है। ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास अतिदग्ध या झामा ईंटें। ठीक है। ये अत्यधिक पकी हुई होती हैं, इस कारण इनका आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। रंग में काला या गहरा नीला होता है। ठीक है। इसके अलावा ये अधिक कठोर व ठोस होती हैं। जल अवशोषण क्षमता इनकी बहुत कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंजीनियरिंग ईंटों के लिए सामान्य परीक्षण। ठीक है। यानी कॉमन टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग ब्रिक्स। तो इसमें हमारे मेनली 3 प्रकार के टेस्ट हैं। एक है विमीय परीक्षण जिसे डायमेंशनल और साइज टेस्ट कहते हैं। दूसरा है जल अवशोषण परीक्षण जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी टेस्ट। तीसरा है संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो इंजीनियरिंग टेस्टिंग में यानी ईंटों की जो इंजीनियरिंग टेस्टिंग है इसमें 3 प्रकार की टेस्ट हैं। पहला है डायमेंशनल और साइज टेस्ट, दूसरा है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, तीसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। अब जो हमारी ये विमीय टेस्ट है ये क्या है जल्दी से देख लेते हैं। तो मैट्रिक प्रणाली में ईंट का स्टैंडर्ड साइज 19x9x9 सेंटीमीटर है। चट्टे से 20 ईंट लेते हैं और इन्हें लंबाई में एक साथ रखकर नाप लेते हैं। कुल लंबाई 380 ± 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। जो टोटल 20 ईंटें हैं इनकी लंबाई टोटल 380 ± 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 2% छूट मान्य है अर्थात लंबाई में 2% से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार इन 20 ईंटों की चौड़ाई और ऊंचाई भी नापते हैं। ठीक है। तो जो डायमेंशन टेस्ट होती है उसमें क्या करते हैं, चट्टे से कोई 20 ईंटें ले ली जाती हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक साथ मापते हैं और सारी ईंटों की लंबाई का सम 380 ± 8 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। यानी या तो 372 सेंटीमीटर हो जाए या फिर 388 सेंटीमीटर हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 20 ईंटों की लंबाई का सम। दूसरा है जल अवशोषण परीक्षण। तो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी टेस्ट। ईंट में उपस्थित रंध्रों एवं उनके पके होने का ज्ञान पता चलता है। जितनी ज़्यादा संरचना होगी जल उतने ज़्यादा अवशोषित होगा। ठीक है। जल अवशोषण इस प्रकार किया जा सकता है। इसमें 5 ईंट लेते हैं। इन ईंटों को 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवेड़ में ओवन में रखकर पूर्णतः सुखा लिया जाता है। ठीक है। इन 5 ईंटों को 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ओवन में रखकर पूर्णतः सुखा लेते हैं ताकि इनसे मॉइस्चर पूरी तरह निकल चुके। अब इन ईंटों को तौल लेते हैं और इनका वेट प्राप्त करते हैं। उसके बाद 24 घंटों के लिए पानी में डाल देते हैं। 24 घंटों के बाद ईंट को निकाल कर उसका भार लेते हैं और मान लेते हैं अब जो पानी में 24 घंटे डुबोने के बाद जो भार आया है वो WT है। उसके बाद ईंट का भार जल अवशोषण क्षमता ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, परसेंटेज W2 - W1/W1। यानी जल अवशोषण के बाद भार और बिना जल अवशोषण के भार दोनों का जो अंतर होता है उसको बिना जल अवशोषण वाले भार से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें जल अवशोषण
क्षमता यानी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी का पता चल जाता है। अब जो प्रथम श्रेणी की ईंटें हैं उनमें जल अवशोषण क्षमता 20% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण यानी कंपैरेटिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इस परीक्षण की विधि निम्नवत है। कैसे लेते हैं तो कहते हैं परीक्षण के लिए चट्टे में से 5 ईंट ले लिया जाता है। इसमें भी 5 ईंट लेते हैं और उन्हें पानी में डालते हैं और संतृप्त कर लेते हैं यानी सैचुरेट कर लेते हैं जब वो पूरी तरह से जल सोखना बंद कर देती हैं। अब ईंट के डिल्लों में अर्थात ये जो उसमें ईंट में गड्ढा सा दिखाई पड़ता है उसमें 1:3 अनुपात का सीमेंट मसाला भर देते हैं तथा उसे सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। 3 दिन तक पानी में डुबोकर तैराई जाती हैं। अब संपीड़न परीक्षण मशीन से प्रत्येक ईंट पर संपीड़न बल लगाकर सामर्थ्य ज्ञात करते हैं। ठीक है। यानी इसके लिए भट्ठे से 5 ईंट ली जाती है, उसके बाद उसे पानी में डाल करके उसको संतृप्त कर देते हैं अर्थात वो ईंट पानी सूखना बंद कर देती है। उसके बाद ये जो ईंट में गड्ढे बने होते हैं जिसे ढिल्ला बोलते हैं, इसमें ये सीमेंट लगा करके उसे बराबर कर देते हैं। फिर उसे दोबारा 3 दिन तक पानी में डुबोकर रख देते हैं। अब जो कंपैरिजन स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन है उसके द्वारा बल लगाकर इसका कंपैरिजन स्ट्रेंथ चेक किया जाता है। तो यह जाएगा संपीड़न सामर्थ्य इक्वल्स टू संपीड़न बल अपॉन ईंट का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। ठीक है। तो इससे हमें कंपैरेटिव टेस्ट पता चल जाएगा। 5 ईंटों की संपीड़न सामर्थ्य का औसत लेकर ईंट की औसत संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात कर लेते हैं। यानी 5 ईंटों में से प्रत्येक ईंट का कंपैरिजन टेस्ट करते हैं और उन 5 का फिर एवरेज निकाल लेते हैं तो फिर हमें ईंट का कंपैरिजन स्ट्रेंथ पता चल जाता है। ठीक है। उसके बाद है सोरालोनी या उत्फुल्लन परीक्षण। इसे कहते हैं इफ्लोरेंसेस टेस्ट। कभी कभार नमी के साथ ईंट की सतह पर क्षारीय लवण आ जाते हैं जो सफ़ेद कलर के आपके दिखाई पड़ते हैं। कुछ समय बाद पानी तो वाष्पीकृत हो जाता है परंतु लवण सतह पर रह जाते हैं और धीरे धीरे ईंट को विघटित या पाउडर के रूप में बदल देते हैं। अतः क्षारीय लवणों के प्रति प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए कि जो हमारी ईंट है ये क्षारीय लवणों से कितना सुरक्षित है यह परीक्षण किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने भवन निर्माण सामग्री जिसमें ईंट को देखा है और इससे आगे की जो मटेरियल्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।